ये आपका ज़मीन नहीं है, सरकार की ज़मीन है। भाई गरीब था, भूमिहीन था, तभी तो कब्जा करके कहीं रह रहा है। आप किस तरह से इसे साजिश मान रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं है उसके पास, कागज़ बना के दे दीजिए। खतियान बनाना सरकार का राइट है कि नहीं है? जी, लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है ना कि आप हाई कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। इस राज्य के करोड़ों लोग, जो गरीब लोग हैं, जो या तो निजी भूमि पे या सरकारी भूमि पर घर बनाकर रहते हैं या अपने जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों को बेदखल करने का षड्यंत्र है। बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है। बिहार सरकार इसे भूमि विवाद को ख़त्म करने की कोशिश बता रही है। सरकार का कहना है कि जो ज़मीन के मालिक हैं उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी और अवैध कब्जे पर जो लोग अपना घर बनाए हुए हैं या फिर अवैध कब्जा है उसे ज़मीन को मुक्त भी कराई जाएगी। लेकिन विपक्ष लगातार ज़मीन सर्वे पर सवाल उठा रहा है। सुधाकर सिंह जी हैं, आरजेडी के सांसद हैं, कह रहे हैं कि सरकार की साजिश है लैंड बैंक बनाने की। आप किस तरह से इसे साजिश मान रहे हैं? सरकार के अधिकृत बयान के आधार पे हम मानते हैं कि साजिश है लैंड बैंक बनाने की, कॉरपोरेट सेक्टर को देने के लिए। कौन अवैध कब्जा किया है बिहार में? जो गरीब लोग हैं, जिनके पास बसने के लिए योग्य भूमि नहीं है। इस राज्य के करोड़ों लोग, जो गरीब लोग हैं, जो या तो निजी भूमि पे या सरकारी भूमि पर घर बनाकर रहते हैं या अपने जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों को बेदखल करने का षड्यंत्र है। सर्वे कर करके ऐसे लोगों को बेदखल कर दिया जाएगा और वह ज़मीन सरकार अपने कब्जे में ले करके उसको लैंड बैंक बना करके देश के कॉरपोरेट सेक्टर को ये लोग देना चाहते हैं। ये पूरे खेल का हिस्सा है सर्वे का। अदरवाइज जो 1910 में सर्वे हुआ और 1970 में सर्वे हुआ, उसमें साफ लिखा था कानून में कि सर्वे कानून में कि जो ज़मीन जिसके कब्जे में है, अगर उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है तो वैध दस्तावेज उसको दे दिया जाएगा। क्योंकि किसानी के बिना, खेती के बिना कोई जीविकोपार्जन का कोई आधार नहीं है बिहार में। जीविकोपार्जन मिलता ही है खेती और किसानी से। वो ज़मीन का कागज़ उसके पास हो या ना हो, वो सर्वे के जरिए सेटल किया जाता है इसको। यही मूल उद्देश्य होता है सर्वे का। और दूसरा होता है कि ज़मीन का किस्म निर्धारण, कि वो ज़मीन परती है, कि किसानी के लायक है, कि बंजर है, या वो तालाब है, आहर है, पाइन है, या उसका बदल गया किस्म। मान लीजिए तालाब था, गड्ढा था, गांव में जब देखते होंगे कि गरीब लोग गांव में गड्ढा को भर करके वहाँ पे अपना आवास बना लिए, तो आज के दिन में सर्वे में उसको किस्म हटाना पड़ेगा, उसको आवासीय कहना होगा गड्ढा हटा करके। लेकिन ये सरकार अड़ी हुई कि नहीं, मैं उसको गड्ढा ही रखूँगा किस्म में, कागज़ में, जबकि ज़मीनी धरातल पर वो। तो आखिर ज़मीनी हकीकत और सरकारी जो आंकड़े हैं, इसमें जब ज़मीन आसमान का अंतर है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि निरंकुश सरकार है। नीतीश कुमार किसी की बात नहीं सुनना चाहती है, वो कारपोरेट के पक्ष में खड़ा होना चाहती है। यहाँ तक कि भूदान की जो ज़मीन मिले थे, जो गरीबों को बांटा गया था, अब सरकार उसका रसीद काटना बंद करके कह रही है कि नहीं, भूदान की ज़मीन सरकार की ज़मीन है, सरकार के कब्जे में रहेगी। और उन गरीब लोगों को जो मिला था जीविकोपार्जन के लिए, उसको अब बेदखल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कह रहे हैं ना कि जिस पर अवैध रूप से लोग बसे हैं, उस ज़मीन को हम कब लेना चाहते हैं, सरकार कह रही है। मैं कह रहा हूँ कि संपत्ति आपकी नहीं है, ज़मीन आपकी संपत्ति नहीं है, मौलिक अधिकार है, जनता का मौलिक अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। ज़मीन ये सरकारें नहीं तय करेंगी। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सरकारों को असीमित अधिकार नहीं है कानून बनाने का, उनको नेचुरल जस्टिस देखना है, प्राकृतिक न्याय। जो ज़मीन किसान जोत रहा है, जिस पर वो पशुपालन कर रहा है, जिस पर वो मत्स्य पालन कर रहा है, या जिस पर वो घर बना के बसा है, अगर उसके पास ज़मीन की कागज़ नहीं है तो कागज़ बना के देना सरकार का दायित्व है। अराजकता की स्थिति अराजकता होगी ना, जब एक गरीब आदमी 5 डिसमिल में गांव में घर बनाया हो और सरकार कह रही है कि नहीं हटिए, ये आपका ज़मीन नहीं है, सरकार की ज़मीन है। भाई गरीब था, भूमिहीन था, तभी तो कब्जा करके कहीं रह रहा है, और आप कह रहे हैं हटिए वहाँ पर, और ज़मीन वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं है उसके पास, कागज़ बना के दे दीजिए। खतियान बनाना सरकार का राइट है कि नहीं है? लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है ना कि आप हाई कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं, न्याय आपके द्वार, ये भारत के संविधान की परिकल्पना है और पार्लियामेंट और विधानसभा में भाषण देते हैं। हाई कोर्ट पहुँचना ये आसान है,
गरीब आदमी हाई कोर्ट में एक साधारण कागज़ जमा करने का भी 15,000 रुपया फीस है और आने जाने का खर्चा छोड़ दीजिए। और जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं वहाँ 1.5 लाख वकीलों की फ़ी है। जो गरीब आदमी अंचल में नहीं जा सकता अपने आवेदन लेके, वो हाई कोर्ट कैसे आएगा? जाहिर है कि उसको आप न्याय से मरहूम करना चाहते हैं, न्याय तक पहुँच को सीमित करना चाहते हैं। इस कानून जो बड़े भूधारी हैं वो तो आ जाएंगे आपके यहाँ, लेकिन जो जिसको 5 डिसमिल 10 डिसमिल पर कंप्लेन हो, जिसकी पूरी संपत्ति 2 लाख रुपए का है, वकील को 2 लाख पटना हाई कोर्ट में कैसे देगा? पहले क्या अधिकार था? पहले भी तो सर्वे हुआ, पहले भी वो था मुंसफ कोर्ट जाते थे लोग, लोअर कोर्ट बोलते हैं, सब जज के यहाँ जाते थे, वो डिसाइड करता था टाइटल। आप करें नहीं, लोअर कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा पटना हाई कोर्ट। अब बिहार में 2 करोड़ किसान हैं, किसान रजिस्ट्रेशन है ना 1,95,00,000, 10% भी सरकार के फैसले से असंतुष्ट हो गए तो 20 लाख हाई कोर्ट को सुनने में कैसा लगेगा? 300 साल लगेगा। जो 40 कोर्ट मिल के नहीं सुन पाता था, 40 कोर्ट नहीं, अनुमंडल स्तर पे 103 कोर्ट है, 103 कोर्ट जो बात नहीं सुन पाता था, जिसमें 20-20 साल लगते थे, वो एक कोर्ट कैसे सुनेगा? 300 साल भी नहीं सुनवाई हो पाएगा। ये सरकार का षड्यंत्र है, मतलब नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। जा करके फैसला एक अलग विषय है, मेरे पक्ष में भी होगा, मेरे खिलाफ होगा, लेकिन 300 साल तक नहीं सुनना, ये तो गैरकानूनी काम है। ये नीतीश कुमार चाहते हैं, आप उनको करिए, संशोधन करिए कि नहीं, ये मुंसफ कोर्ट सब जज ही सुनेंगे, और फिर उसके बाद भी संतुष्ट नहीं होगी सरकार या किसान तो हाई कोर्ट आएंगे। एक तो नेचुरल प्रोसेस है। अपील कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में अंतर होता है। ये ट्रायल का मामला है कि मेरी ज़मीन है कि नहीं, ये कह रहे हैं कि आप सीधे हाई कोर्ट आइए। ये हाई कोर्ट अपील कोर्ट है, दोनों में अंतर नहीं समझ में आता नीतीश कुमार, चूँकि वो तो इंजीनियर है, कानून के विशेषज्ञ तो है नहीं। किसी भी वकील से पूछ लीजिए जो मैं कह रहा हूँ इसमें सत्यता है कि नहीं। आप लगातार ये भी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि बिहार सरकार के अधिकारी और मंत्री निजी स्वार्थ इसमें देख रहे हैं। किस तरह के स्वार्थ की बात कर रहे हैं? 3 वीडियो मैंने जारी किया था कि अंचल कार्यालयों में दुर्गावती, दिनारा और सासाराम, जो हमारे पास किसानों ने वीडियो भेजे थे, किस तरह से अधिकारी कागज़ जो देखने के लिए जाते हैं तो कैसे एक रेट बना हुआ है, और वो किसान अगर उसे कम पैसा देता है घूस तो उसको फेंक दिया जाता है उसके मुंह पर। तीनों पदाधिकारियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन बहुत जगहों पे तो वीडियो नहीं बना सकते। आप किसी अंचल कार्यालय में एक बार दिन भर खड़ा होकर देख लीजिए कि किस तरीके की भीड़ लगी है और किस तरीके से किसानों को प्रताड़ित किया जाता है। गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी मजदूरी छोड़ करके वो आता है कागज़ देखने के लिए। कागज़ अगर किन्हीं कारणों से फट गया, भूल गया, जल गया, होता है ऐसा, तो उसका डुप्लीकेट मिलेगा कि नहीं? और डुप्लीकेट किसके पास है? 4 प्रति में बनता है कागज़, एक पटना रहता है, एक जिला में रहता है, एक अंचल में रहता है, एक किसान को मिलता है। हमारा गायब हो गया तो 3 कैसे गायब हुआ? और जब तीनों गायब हो गया तो षड्यंत्र हुआ कि नहीं सरकार का, क्योंकि 3 तो उनके कब्जे में था। तो तीनों जगह से गायब हो जाना ये जाहिर करता है कि सरकार का षड्यंत्र है ज़मीन लूटने के लिए, और उसे किसान हमारा पीड़ित है। तो एक नेचुरल जस्टिस भी कहता है, और जो अभी तक कानूनी प्रक्रिया दुनिया भर में अपनाया गया कि दखल को ही कागज़ मान लिया जाता है। मान लीजिए सरकार के पास भी कागज़ नहीं है और मेरे पास भी कागज़ नहीं है, तो क्या होगा? देखा जाता कि दखल किसका है, जिसका दखल उसको कागज़ बना दिया जाता है। जी, आप खाता खेसरा लॉक करने की भी बात कह रहे हैं। खाता खेसरा लॉक करने का अधिकार सरकार को नहीं मिला हुआ है। यह टाइटल डिसाइड करने का अधिकार मिला है न्यायपालिका को। एक आप सर्कुलर के जरिए, एक चिट्ठी के जरिए राज्य भर के सभी उन खाता खेसरा को जो संदिग्ध मानते हैं वो लॉक करने का आपने काम किया, जो अवैध काम है। सरकार को करने का अधिकार नहीं है। सरकार को लगता है कि कोई कागज़ खाता और खेसरा गलत तरीके से किसी के दखल कब्जे में है, उसके टाइटल गलत तरीके से है, तो आपको न्यायपालिका जाना होगा, अपील करना होगा, और वो डिसाइड करेंगे। लेकिन आप न्यायपालिका नहीं जा रहे हैं, आप अपने अधिकार का, असीमित अधिकार का गैरकानूनी तरीके से प्रयोग करते हुए उसको लॉक कर दे रहे हैं। प्रीति प्रभा जी, कल के दिन आप ही बीमार हो जाइएगा तो आपके पास संपत्ति, आपकी घर होता है या ज़मीन होता है, जिसको आप बेच करके इलाज भी करा सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी कराते हैं और शादियां भी करते हैं। अगर हमको 20-50 साल सरकारों से लड़ना पड़ा न्यायपालिका में, तो ये 50 साल में तो कई पीढ़ी मेरा बीत जाएगा। ये ऐसा कहीं नहीं होता। तो क्या सुझाव देना चाह रहे हैं ज़मीन सर्वे को लेकर सरकार? ज़मीन सर्वे को लेकर के मेरा बहुत स्पष्ट सुझाव है कि आप ठीक से डिजिटलाइज कर दीजिए सभी दस्तावेज को, रिकॉर्ड को। पहले 8 साल से आप कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो पाए,
और जब कर करके और सभी ज़मीन के कागज़ को आप क्रिएट करते हैं, मतलब कि अगर नहीं है तो आप क्रिएट करिएगा, और क्रिएट कर लेने के बाद आप सर्वे करा लीजिए। और सर्वे में 3 अधिकार चाहिए। एक कि दखल के आधार पे उसको कागज़ को सर्वे में सेटल करना होगा। सर्वे तब फिर क्या है, जब कागज़ है तो फिर क्या चीज़ का सर्वे आप करते हैं? सर्वे करते हैं कागज़ के आधार को देखते हैं और ज़मीन पर देखते हैं कि दोनों में कोई अंतर है क्या। अगर ज़मीन पर हकीकत में अंतर है तो हम कागज़ में बदल देते हैं, सर्वे को सेटल कर देते हैं किसान को। दूसरा, किस्म बदल देते हैं। अगर मान लीजिए कहीं गड्ढा है गांव में और वो भर करके गरीब आदमी कोई दलित आदमी बस गए हैं, तो उसको गड्ढा आप किस्म में हटा दीजिएगा और उसको सेटल कर दीजिएगा कि नहीं ये बस की तरह बसने लायक है। आपने भेजा दूसरा, सरकार के पास? अब मैंने 3 बार लिख के दिया सरकार को, फिर मैं लिख के दूंगा। और तीसरा, अगर कोई दोनों पक्ष में, सरकार या किसान, दोनों पक्ष में जो असंतुष्ट होगा उसको न्यायपालिका में, निचले स्तर पे न्यायपालिका में, अनुमंडल स्तर के न्यायपालिका में अपील का अधिकार दिया जाए। ये 3 हमारे महत्वपूर्ण सुझाव है। इस पर सरकार को संज्ञान नहीं लेगी तो इस बिहार में अराजकता की स्थिति पैदा होगी। संज्ञान नहीं लेती है सरकार, तो आप क्या करेंगे? मैं अभी जैसे पूरा हम जन जागरूकता अभियान राज्य भर में, पटना में, पूरे राज्य भर में इस तरह से करेंगे, और हम एक सरकार पर सरकार के सदन के भीतर भी हम सवाल खड़ा करेंगे और एक हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे इसमें।